फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी का ये 3rd चैप्टर जो कि पृथ्वी की गतियाँ। और इसकी पहली वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, जो कि आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल यूपीएससी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 दोनों। तो ये हो जाएगा आपको 1 2 दोनों। सो इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या: पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटा लगते हैं। अतः दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो ये है आपको 23.5 डिग्री। प्रतिदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा आपको सी। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, तो चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो ये हो जाएगा आपको सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। सो इसका व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्म, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरह झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती हैं। इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको उत्तर अयनांत। व्याख्या: 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिण भाग में सर्दी का मौसम। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। दक्षिण अयनात के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है।
सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातें वाली ऋतुएं होती हैं। सो क्या हो जाएगा? सो इसका हो जाएगा आपको सी, ए और दो दोनों। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतुएं होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहा जाता है। अतः कथन 1 और 2 सत्य हैं। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सत्य हैं? तो कौन से सत्य हैं? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ती है। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता है। तो आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतुएं होती हैं। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। लीप वर्ष अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये होते आपको 366 दिन का। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है। अतः अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। सो अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4 में है आपको मानचित्र। इसके बारे में भी चलिए देख लेते हैं कि इसी वीडियो में। भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्य की सीमा किसको। सो ये की जाती है आपको सी 1 2 3 4 जो सबको ही की जाती है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग के वितरण दर्शाने वाला। सो आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी को ही किया जाता है शामिल। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र,
वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सो हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सारे ही हो जाएंगे। मानचित्र में चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम है। इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो। जिस प्रतीकों के द्वारा प्राकृतिक स्वरूपों को दर्शाया जाता हो। उपयुक्त सभी क्या हो? तो इसका हो जाएगा आपको ए, जिनके प्रतीकों को उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विद्युत आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए ये निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होते हैं, उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपको सी। रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। अतः दोनों कथन सत्य है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल।